Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आपके अपने इस चैनल पर आपको एकेडमिक लेक्चर वीडियो क्लास स्टैंडर्ड 9 से स्टैंडर्ड 12 तक, इतना ही नहीं, कॉम्पिटिटिव वीडियो लेक्चर लाइक नीट एंड IIT जेईई भी बाइलिंगुअल में देखने को मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के बेहतरीन चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। बच्चों, ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले आप सबसे पहले लेक्चर वीडियो आप देख लें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएं। आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एरर कम होंगे। चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत में आवेश। पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्थिर विद्युत में आवेश। ऑप्शंस है विराम अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर पहले समझना होगा स्थिर का क्या तात्पर्य है। बच्चों, अगर हम स्थिर की बात करें ना, तो स्थिर का मतलब ही होता है यानी विराम। विराम का मतलब होता है रुका हुआ, यानी कह सकते हैं बच्चों, यानी जो पार्टिकल कहाँ पर हो, रेस्ट में। इससे यह पता चलता है कि यदि स्थिर विद्युत में हो तो आवेश कहां पर होगा, यानी विराम अवस्था में। चॉइस नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे, क्वेश्चन चेंज ये करें कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। जरा समझिए तो क्या बात कर रहे हैं बच्चों, यानी इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यानी स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर बनेगा, ये क्या लिखाएगा बच्चे, यानी विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न कर रहा है, ये विद्युत क्षेत्र। और यहां पर अगर आता है कि जो त्वरित कर दिया जाए, यानी हम कह सकते हैं उसे गति में लाया जाए, तो त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों जरा सोचिए, यहाँ पर ना आपके तीन ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। एक तो सबसे पहला, स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होगा, विराम अवस्था में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पलटा जा सकता है अगर, कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो केवल केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश को त्वरित कर दिया जाए तो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका कि धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। धारा विद्युत में आवेश रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, धारा विद्युत जब भी हो गया ना, तो यानी कह सकते हैं यह हमेशा गतिमान होगा। क्या होगा, गतिमान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, गति की अवस्था में। अब कैसे गतिमान होगा, मान लिया जाए यहाँ पर दो टर्मिनल ले लेते हैं, एक है प्लस और दूसरा क्या है, माइनस। अगर हम धारा की दिशा की बात करें तो कहां से कहां होता है बच्चे, यानी धन से ऋण की तरफ। किधर होंगी, धन से ऋण की तरफ। अब सोचिए ना, जब तक ये आवेश प्रवाह नहीं करेगा तब तक धारा का उत्पन्न नहीं हो जाएगा। आवेश प्रवाह करेगा प्रति एकांक समय में, तब जाके आपका विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, कैसा रहता है, गतिमान रहता है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर चले बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या। बच्चों सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो विद्युत धारा है क्या, प्रति एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित आवेश क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। यानी क्यू इक्वल्स टू किसके करीब होता है, सॉरी आई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाय टी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों कि क्यू इक्वल्स टू कितना बनेगा, तो बनेगा आई इंटू टी। ये आपको न्यूमेरिकल्स को बनाने में हेल्प करेगा, है ना। अब इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है, सोचिए अगर मैं आई की बात कर लेता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, आई का, तो क्या आपने फार्मूला देखा, क्यू बाई टी। अगर मैं क्यू की बात करता हूँ, यानी विद्युत आवेश है, ये विद्युत आवेश कैसा यूनिट क्या बनता है, कूलम। और ये समय है, समय का यूनिट क्या बन जाएगा, सेकेंड। इसका मतलब हो गया कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होगा वो क्या बन रहा है बच्चों, यानी बन जाएगा एम्पियर। क्वेश्चंस को अगर पलटे कि एक एम्पियर किसके करीब होगा, तो आप कहेंगे एक कूलम प्रति सेकेंड के करीब। कितना बन रहा है, एक कूलम प्रति सेकेंड। क्वेश्चंस को पलट दें तो कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अगर की जाए बच्चों, तो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। अब सोचिए,
अगर मैं प्लेट की बात करता हूं, ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है। यहाँ पर हमने कहा धन और ये कार्बन। और आप जानते हैं जब भी सेल की बात की जाती है तो कहां से कहां जाता है धारा, यानी पॉजिटिव से किसके तरफ जाता है, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव से कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो जहां से निकल रही है, तो निकल कहां से रही है, पॉजिटिव चार्ज से, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं, यानी धन ध्रुव। क्या कहेंगे बच्चे, धन ध्रुव। और जहां पहुंचती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋण ध्रुव। और यहाँ पर क्वेश्चन एक अगला ये भी आ रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन, कि विद्युत प्रवाह की दिशा। अब आप जानते हैं यहीं से विद्युत प्रवाह की दिशा कहां से कहां हो रही है बच्चों, यानी कह सकते हैं धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल का, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। देखिए ऑप्शन कहाँ है, यानी धन टर्मिनल से कहा, ऋण टर्मिनल की ओर आपका चॉइस होगा, है ना। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं बच्चों। एकांक समय का मतलब हो गया कि जो नीचे, यानी हम हर की बात करें तो क्या करते हैं, टाइम यानी समय। और यहाँ पर क्या, आवेश का परिमाण, यानी कह सकते हैं बच्चों क्यों, तो क्यों बाई टी किसके करीब हो जाता है, आई के करीब होता है। और आई क्या है, अगर सोचिए ना, आई क्या है बच्चों, यानी इसको बोल सकते हैं यानी विद्युत धारा। आई को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। जब आप आई को विद्युत धारा कह रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है आपके आंसर। 6 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो क्या होगा, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या बोलते हैं, यानी विद्युत धारा। कौन सा चॉइस बन गया, सी चॉइस बन जाता है ना। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें बच्चों, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा। बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर एक फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, जरा समझिए। फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू कितना, यानी Ne। Q इक्वल्स टू कितना है, Ne। जहां पर Q क्या है बच्चे, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको आवेश। Q को क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। N को क्या बोलेंगे बच्चे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। और ये किसके करीब बनेगा, 1 2 3, इस तरह से आपको दे रखा होगा। अब यहाँ पर E जो है ना बच्चों, ई की अगर हम बात करें तो ई को बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का परिमाण या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाता है, -19 कूलम, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा, कूलम। ये ध्यान देने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक आवेश है। और ये कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है ना, बात सही। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो रही है प्रत्येक बिंदु से वो कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे कितना का मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एन निकालना होगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या कहता है बच्चे, यानी फॉर्मूला कहता है Q इक्वल्स टू कितना, Ne। तो यहाँ से n निकाल लीजिए तो क्या बनेगा, Q अपॉन में E। अब मान के चलिए कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रॉन है, ये हमें नहीं मालूम। कितना कूलम जा रहा है नहीं मालूम हो तो फिलहाल के लिए कितना ले लेते हैं जी, 1 कूलम। 1 कूलम बटा कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -19 कूलम। कूलम से कूलम को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, यानी 1/1.6 इंटू में इस 19 वाले पार्ट को ऊपर लेके जाइए तो 10 टू दी पावर पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ हर से कहा जा रहे हैं, अंश की ओर, यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की ओर लेके जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर इस डेसिमल को जब आप हटाएंगे ना तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा। 10 में अगर 16 से भाग देते हैं बच्चों तो ये भाग करके आ जाता है 0.62, यानी 5 इंटू में 10 टू दी पावर कितना बन रहा है, यानी 90। बच्चों एक डेसिमल को शिफ्ट अगर कर दी जाए तो कितना बनेगा, यानी 6.25 इंटू में 10 टू दी पावर कितना बनेगा, 18। यानी अगर हम 6.25 है, अगर ऑप्शन में ये आपको दिखाई दे कितना, 6 इंटू में 10 टू दी पावर 18, तो आपको पता चले। यहाँ पर क्वेश्चंस को बदला भी जा सकता है। क्वेश्चंस ये बदला जा सकता है कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रवाह करेगा। 1 कूलम आवेश में कितना करा बच्चों, 6 इंटू 10 टू दी पावर 18। तो इसका चॉइस कौन सा बन रहा है, सी चॉइस आपका बन गया। यानी हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर चले बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का, पढ़िए और बनाने की खुद से कोशिश करिए, फिर चॉइस। किसी विद्युत लैंप के तंतु में 0.4 एम्पियर की धारा, जो डेटा लिखा हुआ है ना पहले आप उसको नोट कर लीजिए, कितने एम्पियर की,
तो यानी एम्पियर अगर बात करते हैं मात्रक, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। अब विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो 0 कितना हो गया 4 एम्पियर। और 0.4 एम्पियर और कितने देर तक चला है ये 3 घंटे तक, यानी टी इक्वल टू कितना हो गया 3 घंटा। और 3 घंटे की बात करें इसको सेकंड में लेकर आइए, 1 घंटे में कितने हो जाते हैं 3600 सेकेंड, है ना बात सही, क्योंकि इसको ऐसा यूनिट में लेकर आना होगा। अपन चाहिए क्या, क्यू चाहिए, और क्यू बराबर फार्मूला आप जानते हैं, क्यू बराबर होता है आई गुना बोलिए कितना टी। आई की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू में टाइम कितना 3 गुना में कर दीजिए कितना 3600 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बच्चे, ये अप्रोक्सीमेट बन जाएगा, यानी कितना, ये कूलम के करीब, यानी 4320, यानी चॉइस कौन सा बन गया, यानी आपका बन जाता है बच्चे फर्स्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अगर 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट्स के लिए। फिर से डेटा आप पहले कलेक्ट करिए, डेटा क्या है, आई इक्वल टू कितना है 0 कितना 5 एम्पियर। आपके पास टाइम कितना दे दिया बच्चों, यानी 10 मिनट की बात हो रही है। अगर हम 10 मिनट की बात करें, क्या मिनट ये ऐसा यूनिट है, नहीं ना, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 10 इंटू में क्या लिख देंगे बच्चों 1 मिनट। और आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, यानी 60 सेकेंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये बन गया यानी टाइम, और टाइम आपका निकल चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आवेश चाहिए, तो Q इक्वल टू क्या बनेगा I इंटू में कर दीजिए T। I की वैल्यू कितनी है, यानी 0.5 इंटू में कर दीजिए यहाँ पे 10 इंटू में कर दीजिए 60, है ना। तो यहाँ से क्या करिए, इस एक डेसिमल को शिफ्ट करा दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर बन रहा है बच्चे 60 इंटू 5, अप्रोक्सीमेट कितना बन रहा है ये, यानी 300। क्योंकि क्या है, हम कूलम यानी आवेश निकाल रहे हैं, इसलिए यूनिट क्या बनेगा कूलम। अब यहाँ पर चॉइस देखिए कौन सा है, फर्स्ट चॉइस आपका बन रहा है। सेकेंड की अगर बात कर ली जाए बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 10th नंबर का। देखिए 10th नंबर के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। सोचिए ना, पदार्थ की बात हो रही है, तो ये आपने 13 चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये विद्युत चुंबक को बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, नरम लोहे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अगर आप नए हैं इस चैनल को देख रहे हैं बच्चों, तो आपको अगर इस चैनल से थोड़ा भी बेनिफिट लगता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाकी जो लेक्चर्स अपलोड होंगे या आप तक भली भांति आसानी से पहुंच जाए बिना कोई दिक्कत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और यहाँ बंद का मतलब होता है क्लोज। क्लोज एंड कंटिन्यूअस की जब भी बात आती है बच्चे, क्लोज और कंटिन्यूअस की जब भी बात आ जाए, इसका मतलब है वो क्या बन रहा है, विद्युत परिपथ बन रहा है। क्या बन रहा है, यानी विद्युत, इसको हम स्विच कह देते हैं, यहाँ पर ये प्रतिरोध है, यहाँ पर हमने क्या कहा इसको बैटरी। सतत और कंटिन्यूअस है कि नहीं, यहाँ पर अगर हम क्लोज कर दे तो ये, अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई बल्ब लगा दे तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लग जाएगा। और प्रतिरोध है, इसका मतलब यहाँ पे कोई डिवाइस है, इसका मतलब यहाँ पे पहले से ही प्रतिरोध है, तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। यहाँ से एक डेफिनेशन भी आ जाएगा, विद्युत परिपथ को परिभाषित करें 1 नंबर का, तो कहेंगे किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या बोलेंगे, यानी विद्युत परिपथ। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर ली जाए, 12th नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनरेटर, यानी कहते हैं जनित्र। क्या बोलेंगे, जनरेटर, जनरेटर बोलते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर ना गैल्वेनोमीटर क्या है बच्चों, ऑप्शन से थोड़ा सा इसको समझे। गैल्वेनोमीटर और मीटर ये दोनों क्या है, एक युक्ति है। युक्ति का मतलब हो जाता है यानी उपकरण। क्या मतलब हो गया, युक्ति कह दीजिए या उपकरण कहिए, जो किसको मेजरमेंट करता है, यानी सेंसिटिव करंट को गैल्वेनोमीटर करता है और नॉर्मल करंट को एमीटर करता है। तो सीधा सीधा करंट को ही तो करता है, विद्युत धारा को ही तो करता है। चलिए अब जो मीटर है बच्चे, ये मीटर क्या है, मीटर इकाई है, यानी यूनिट है। किसका, जरा सोचिए ना, किसका है, ये दूरी का, है ना। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोलेंगे, जनित्र बोलेंगे। क्या बोल देंगे, जनित्र। नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत
परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले तो हम एमीटर की बात करें बच्चों। एमीटर की अगर हम बात करें तो एमीटर क्या है, एक युक्ति है। एमीटर क्या है, एक युक्ति है। अभी अभी तो दिखा कि यहाँ पर एमीटर लिखा है या अमीटर लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश का टर्म का प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही होगी, है ना। तो एमीटर भी क्या है, एक युक्ति है, उपकरण है जो विद्युत किसको यानी कहते हैं धारा को मापती है। और ये विद्युत धारा को मापती है, लेकिन यहाँ पर है कि परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है बच्चों। अगर हम एक छोटा सा परिपथ की बात कर ले, यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा दिया जाए और हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दें। बैटरी से कनेक्ट कर देने पर क्या बात बनेगा, ये प्लस और माइनस। जब भी ये प्रतिरोध की बात करें, हम किसको लगा रहे हैं, यानी कह सकते हैं एमीटर को। तो एमीटर कहाँ लगेगा, हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। एमीटर कहाँ लगेगा बच्चे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्यों लगता है, तो सोचिए यहाँ पर हम लोग एमीटर लगा देंगे, है ना बात सही। यहाँ पर क्या लगा दिया, एमीटर, यानी हो गया ये प्लस और ये हो गया माइनस। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये प्लस और ये माइनस। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कहाँ लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में। अब यहाँ पर आता है कि भाई श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं, तो सीरीज में से लगाता है क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस होता है किसका, एमीटर का प्रतिरोध कम होने के कारण, एमीटर का प्रतिरोध कम होने, प्रतिरोध का मतलब यहाँ रेसिस्टेंस से तात्पर्य है, यानी धारा को दिशा में जो विरोध करे उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, यानी अवरोधक उत्पन्न करना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में इसलिए लगाते हैं क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। जब भी धातु में धारावाहक की बात आती है ना, यानी कह सकते हैं मोबिलिटी। और जब भी मोबिलिटी की बात आती है ना बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं, मोबिलिटी। अब जब भी मोबिलिटी की बात करें ना, तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, है ना। और इलेक्ट्रॉन एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जो जाती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपवाह वेग। क्या कह सकते हैं, अपवाह वेग। जरा फोकस करिएगा, यानी इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये थोड़ा सा आगे वाले कोई बुक हो, यानी 12th क्लास के स्टैंडर्ड में ये सब थोड़ा सा देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की गति को क्या बोलेंगे, अपवाह वेग, है ना बात सही। तो धातु में जो धारावाहक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, मुक्त। ऐसे भी आप जानते हैं कि धातु में क्या होता है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो निकलेगा कौन, जाएगा कौन, प्रवाह कौन करेगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करेगा। इसलिए चॉइस क्या बन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट की अगर बात कर ली जाए, 15th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 15th नंबर का क्वेश्चन है, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाह होती है, तो विद्युत धारा का मान कहता है। बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में ना ये न्यूमेरिकल टाइप छोटे छोटे क्वेश्चंस को डाला जा सकता है। और इस छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो डेटा आपको गिवन है ना, पहले उस डेटा को नोट कर लीजिए। और उस डेटा को नोट करें, उसके बाद फार्मूला जो पूछ रहे हैं उसमें आप पुट कर दें। तो डेटा क्या कहता है बच्चों, 1 मिनट, मिनट का मतलब यहाँ से टाइम से बच्चों कितना है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट की चर्चा हो रही, और मिनट में आप भली बात जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाता है बच्चों, यानी 60 सेकंड हो गया। अगर मैं यहाँ पर कूलम की बात करता हूँ तो ये भी आप बढ़िया से जानते हैं। कूलम का मतलब क्या है, ये आवेश का एक मात्रक है। और आवेश को हम लोग किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। तो कितना हो गया, 120 कूलम। अपन चाहिए क्या, आई चाहिए। और आई का सूत्र क्या हो जाता है बच्चों, Q/T, जानते हैं ना। तो यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है बच्चों, यानी 120 अपॉन में क्या लगा देंगे, 60, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो कितना बन रहा है ये, 2 एम्पियर का। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बन रहा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक के तार को, 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होंगे, गतिशील कौन होगा, एक लाइन में खत्म, कौन सा, यानी इलेक्ट्रॉन। कौन गतिशील होंगे, इलेक्ट्रॉन। रेशम रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़, फोकस करिए क्वेश्चन है, रेशम द्वारा। चलिए इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं। 17 नंबर क्वेश्चन है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। चॉइस क्या है, ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण और धन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कांच की छड़ को समझिए, यहाँ पे कांच की छड़, रेशम को अगर रगड़ा जाए, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़, कांच और रेशम को अगर रगड़ा जाए तो क्या बनेगा, इस पे धन आवेश होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर, ऊन की बात हो रही है,
उन द्वारा, उनका मतलब हो गया यहाँ पर कॉटन से, है ना, क्या मतलब हो गया, कॉटन, COTTON, कॉटन। तो एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पे एवोनाइट की जो छड़ होती है वो हमेशा क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। क्या बनेगा, ऋण आवेशित बन जाएगा। चॉइस नंबर कौन सा बन गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल, जब भी यहाँ पर आवेश की बात आती है ना, अगर समझ लीजिएगा, मान लिया जाए एक आवेश यहाँ पर है Q1 और एक आवेश यहाँ पर है जिसको हम लोग कह देते हैं Q2। ये ए बिंदु पर है और हमने कहा ये बी बिंदु पर है, और मैंने क्या किया, इसके बीच की अगर दूरी की बात कर ली जाए तो इसको अगर हमने क्या कर दिया, आर कर दिया, है ना। इसके बीच की दूरी कितना है, आर है। बच्चों अब जरा सोचो, ये आवेश के बीच जब भी बल लगेगा तो हम लोग उसे कूलम बल के नाम से जानते हैं। कौन बल के नाम से जानते हैं, कूलम बल के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, यानी कूलम बल की बात करते हैं, है ना। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, इसका पूरा नाम क्या होगा, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम एक फिजिस्ट थे, यानी कह सकते हैं एक वैज्ञानिक, और उसने क्या किए, भौतिज्ञ, और उसने दो आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिए, है ना, बात सही। अब यहाँ दोनों बल लग रहा है, क्योंकि अगर आवेश मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया बच्चों, और ये भी आवेश अगर प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, है ना। दोनों के बीच हमने क्या कर दिए बच्चे, बल लगा दिए। तो ये जो बल लग रहा है दोनों आवेश पर, ये बल किसके करीब होगा, जरा फोकस करिए। F इक्वल टू बन जाता है 1/4 पाई, 1/4 पाई, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इनटू में क्या बनेगा, Q1, इनटू में बनता है Q2, अपॉन में बन जाएगा बच्चे कितना, R²। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो ये एप्सिलॉन नॉट है ना बच्चों, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, देखिए, विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, क्या बोलेंगे, निर्वात में विद्युतशीलता, लिख लिया जाए इसे, निर्वात में विद्युतशीलता, है ना। चलिए फिलहाल के लिए तो दोनों के बीच जो दो आवेश के बीच जो बल लग रहा है, या तो हो सकता है बच्चा आकर्षित या विकर्षित का जो बल लगेगा, वो कौन दिए थे, कूलम, और इसका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, है ना, बात सही। तो यहाँ पर लिख देंगे कूलम का नियम, क्या बोलेंगे, 19 नंबर का क्वेश्चन, कूलम का नियम। नेक्स्ट की अगर बात कर ली जाए बच्चों, तो नेक्स्ट में है, दो समान आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। अभी अभी मैंने कहा, अगर दो समान आवेश हो, क्या हो, अगर दो समान आवेश हो, यानी यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो हमेशा किस प्रकार का बल लगेगा, यानी रिपल्सन बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर प्लस है और यहाँ पर अगर माइनस है, ये इस प्रकार का जो बल लगेगा बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन का फोर्स कहेंगे, क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन, यानी इसको बोल सकते हैं आकर्षण का बल। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, दो समान आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगेगा, तो समान में कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण, और विजातीय में जब भी बात करेंगे तो क्या लगेगा, आकर्षण। तो 20-21 तो आपका यूं ही बन गया, है ना, बात सही। 20-21 नंबर का क्वेश्चन बन गया, समान आवेश है तो कौन सा, प्रतिकर्षण, और अगर मान लीजिए कि असमान है या विजातीय है ना, या अलग अलग टाइप का आवेश है, तो कैसा लगेगा, प्रकृति की बात हो रही है, अगर अलग प्रकृति यानी एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, आकर्षण का बल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करता है बच्चों, कि दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर ना क्वेश्चन से फोकस करिए, दो समान पिंड आपस में रगड़े जा रहे हैं और दोनों पिंड पर समान धन और ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। जब भी समान धन और ऋण आवेश उत्पन्न होता है, इसका मतलब यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो रहा है ना। और आवेश अगर समान उत्पन्न हो रही है, यानी कह सकते हैं आवेश का संरक्षण, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आवेश का संरक्षण, यानी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना, बात सही। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात होती है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार, किसी भी अगर हम बात करें एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो वहां पर आवेश समान होते हैं, है ना, बात सही, नियत होता है। तो यह एक से दूसरे में क्या हो सकते हैं, यानी स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन इसके वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल रहता है। तो इसे क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
यानी कह सकते हैं आवेश की न तो उत्पत्ति होती है न ही विनाश होता है। इसको लिख लिया जाए, यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश की न तो सृजन होती है, यानी सृजन को दूसरे भाषा में उत्पत्ति होती है, आवेश आवेश की न तो उत्पत्ति होती है और न ही विनाश, परंतु एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में केवल स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये कितने नंबर का? ये बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये फोकस करिए, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश की न तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका विनाश होता है, परंतु एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में केवल हस्तांतरण होता है। इसका आंसर क्या आ गया? आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से टी में, यानी समय कितना दिया है टी में, नेट आवेश क्यू प्रवाह होती है तो प्रवाहित विद्युत धारा का ना फॉर्मूला देखिए क्या होता है। आई बराबर क्या होता है बच्चे? क्यू बाई टी। और फिर अगर आपको आवेश निकालने को बोले तो आवेश बराबर होता है आई इंटू टी, यानी विद्युत धारा का समय। अब क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए आपसे क्या पूछा है, आवेश पूछा है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो चॉइस नंबर कौन सा बन गया? चॉइस नंबर बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो खनिज अम्लों में जलीय विलयन, समझिए 24 नंबर क्वेश्चन। खनिज अम्लों में जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, इसे कहते हैं सीधा एक लाइन में खत्म, कौन सा? यानी विद्युत अपघटन। कौन से बोल रहा है? विद्युत अपघटन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस क्लास 10 के बच्चे चैप्टर नंबर अगर बात करें 3, यानी मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा, है ना? चलिए बाकी बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशों के आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो, अब इलेक्ट्रॉन के त्याग करते हैं तो यहाँ सोचिए ना, Na की बात करते हैं, Na प्लस है और यहाँ पर क्या है बच्चे, अगर मैं बात करूं O2 माइनस है, तो त्याग कौन कर रहा है? ये कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो त्याग कर रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? त्याग करने का मतलब हो गया जी धन, और लेने को बोल रहे हैं क्या? यानी ऋण, कर्ज, है ना बात सही? तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? दो वस्तुओं का आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? ऋण आवेश? बिल्कुल नहीं, तो कौन करेगा? धन आवेश। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? यानी बी चॉइस हो जाएगा, है ना बात सही? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब देखिए ना ग्रहण कौन कर रहा है? जिसके पास आ रहा है, ग्रहण करने को क्या बोलेंगे? सीधा सीधा एक लाइन में ऋण आवेश, है ना बात सही? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो कहलाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं, तो घर्षण के कारण जो आवेशित हो जाता है उसे क्या बोलेंगे? विद्युत चालक, विद्युत रोधी? नहीं, घर्षण के कारण जब भी होता है, ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो पदार्थ घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित होता है बच्चों, इसको हम लोग विद्युत रोधी के नाम से जानते हैं। अब विद्युत रोधी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग किसकी बात करते हैं? और चालक की बात करते हैं बच्चों। और अचालक को हम इंग्लिश में यानी इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, है ना? चलिए अब यहाँ पर एमीटर में निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? एक लाइन में खत्म। एमीटर किसको मापा जाता है? धारा को मापा जाता है। हम लोग इसका लेक्चर भी देख लिए, है ना बात सही? चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर घंटा। अब एम्पियर घंटा की क्या मात्रक है? बच्चों एम्पियर घंटा की अगर बात करते हैं, एम्पियर जो है वह किसका मात्रक है? यानी धारा का, विद्युत धारा का। और ये घंटा जो है किसका है? टाइम यानी सेकेंड, है ना? टाइम का। अगर सोचो ना, अगर बात करें हम, आई गुना टी किसके करीब होता है? ये सूत्र आप जानते हैं, क्यू के करीब। और क्यू क्या हो जाता है इसमें से? आवेश। क्यू क्या होगा? यानी आवेश।
तो यहाँ से आपका एक आंसर बनके तैयार हो गया। क्या आंसर बन गया कि एम्पियर घंटा किसका हो जाता है मात्रक, यानी आवेश का। चलिए, ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा कैसा मात्रक होता है? जूल। ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है? जूल। हालांकि यहाँ पे कैलोरी दिया है, अन्य मात्रक आते हैं। ये जो ऊर्जा का बच्चे इसकी बात करें तो ये ऊर्जा का अन्य मात्रक है। कौन सा मात्रक है ये? अन्य मात्रक। और आप जानते हैं अन्य मात्रक और इनमें क्या बातें बनती है? एक कैलोरी की बात अगर कर ली जाए, एक कैलोरी होता है 4.18 जूल। कितना बनेगा? 4.18 जूल। अब बात करते हैं एक जूल कितना हो जाएगा, तो एक अब बट्टा बोलिए कितना? 4.18 ये बन जाएगा किसमें? कैलोरी में, है ना बात सही? अच्छा, इस 4.18 जूल को किसी किसी बुक में आपको यानी किसी किसी गाइड में भी आपको 4.2 देखने को मिलेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ऊर्जा कैसा मात्रक क्या बन गया? यानी जूल। और इसका अन्य मात्रक बन जाता है कैलोरी। और अगर हम सीजीएस मात्रक की बात कर लेंगे तो आप इसमें अर्ग की बात कर लेंगे। सीजीएस मात्रक क्या बन जाएगा? यानी सीजीएस मात्रक आपका बन जा रहा है बच्चे अर्ग, है ना। और यहाँ पे एक रिलेशन मांगा जा सकता है कि एक जूल कितने अर्ग के करीब होता है। तो एक जूल जो बनेगा बच्चे, ये बनेगा 10⁻7 अर्ग के करीब। कितना? 10⁻7 अर्ग। चलिए, बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट की बात अगर की जाए तो नेक्स्ट में है बच्चों कि जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक कौन सा है? सीधा सा एक लाइन में कूलम। कौन सा जाएगा? यानी कूलम, COULOMB, कूलम। कूलम किससे डिनोट करता है? यानी C से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एक वोल्ट कहलाता है। बच्चों अगर हम वोल्ट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर वोल्ट जो आता है वो कह सकते हैं जब इकाई धन आवेश को, ध्यान सुनिए, जब इकाई धन आवेश को अनंत से बिंदु तक लाते हैं तो उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का परिमाण। मान के चलिए आपने क्या किया, यहाँ से अनंत से, कहाँ से? अनंत से क्या ला रहे हैं? परीक्षण आवेश। कहाँ पे ला रहे हैं? जहां पर एक स्रोत आवेश रखा गया है, यानी ओ पर। अनंत से ओ तक लाते हैं, तो मान के चलिए ए बिंदु तक लाए। यहाँ तक लाने में जो कार्य का परिमाण हुआ, यहाँ तक लाने में जो कार्य का परिमाण हुआ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यानी एक विभव कहते हैं, है ना। विभव। और विभव का जो मात्रक है वो क्या है? वोल्ट। ये किसका, ये क्या है? अगर हम बात करें वोल्ट, तो ये किसका मात्रक है? यानी विभव या फिर किसका? विभवांतर का। विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक बन जाता है वोल्ट। और अगर हम बात करते हैं एक वोल्ट किसके करीब बनता है बच्चों, तो एक वोल्ट बन जाता है। और ये विभवांतर का फार्मूला पहले देखिए। विभवांतर का मतलब होता है भी किसके करीब होता है? डब्ल्यू अपॉन में बोलिए यानी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो डब्ल्यू का ऐसा मात्रक क्या बन गया? जूल। और यहाँ कूलम का बन जाता है कूलम। तो यहाँ पे सॉरी आवेश का क्या बना? कूलम। तो यहाँ पर क्या बन गया? एक वोल्ट बना 1 जूल, अब बच्चा बोलिए 1 कूलम। यानी कह सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू बन गया बच्चों, यानी 1 जूल पर कूलम। है ना बात सही? अब देखिए जूल प्रति कूलम कौन सा चॉइस है? जूल प्रति कूलम आपका बी चॉइस है ना बात सही? चलिए नेक्स्ट आया कि जो आपका विभव या विभवांतर है उसको मापने वाला युक्ति कौन सा आता है? मापने वाला युक्ति जो है बच्चे, इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। विभव या विभवांतर को मापने वाला युक्ति को क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ में, कहां पर? यानी विद्युत परिपथ में हमेशा कहां पर लगता है? यानी समांतर क्रम में। कहां पे लगेगा? यानी कह सकते हैं समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्यों लगता है बच्चों? यानी समांतर क्रम में इसीलिए लगता है क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण। क्या होगा? इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, ये आपका विभवांतर है, ये प्लस और ये माइनस। तो कहाँ पे लगा देखिए, यानी पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और क्लियर हो जाता है। विभवांतर को मापने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर। और ये भी कहा जा सकता है वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में कहाँ लगता है? समांतर क्रम में। कहाँ पे लगेगा? समांतर क्रम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों लगता है, तो आप उसको बताएंगे क्योंकि उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ही क्या होता है? ज्यादा होने के कारण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगुना बोले तो 1 वोल्ट लिख सकता है। एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 आई इंटू 10 टू द पावर कितना बनेगा? -19। और अगर वोल्ट की अगर हम बात कर लीजिए बच्चे तो क्या होता है? यानी ये इसका मात्रक क्या बन रहा है? यानी कूलम। और वोल्ट की अगर बात करें तो ये बनता है कितना?
जूल, प्रति बोलिए कितना, 1 कूलम। कूलम से कूलम कैंसल आउट हो गया। आपके पास जो चॉइस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना बन रहा है, 19 जूल। इसलिए मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं बच्चे, उसको ऊर्जा को मापने का एक क्या है, इकाई है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें 24, तो कितना हो जाएगा, 1.6 10 टू द पावर -19 जूल के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 नंबर में। 35 नंबर में क्वेश्चन आपका है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य। तो अभी अभी तो किए, W किसके करीब होता है, यानी Q बाय किसके करीब, सॉरी, जो आपका W होगा बच्चे वह किसके करीब बनेगा, एक सेकंड, चलिए। जो आपका V इक्वल टू होता है, क्या होता है, W अपॉन में बोलिए कितना, क्यों, तो हम यहाँ W की बात कर रहे हैं ना, हम तो कार्य की बात कर रहे हैं ना यहाँ से। तो कार्य की बात करेंगे तो कार्य किसके करीब बनेगा, यानी बन जाएगा जी, यानी V इंटू में बोल दीजिए क्यों। अब देखिए ना आपका चॉइस कौन सा है, तो आपका चॉइस बन गया यानी क्यों इंटू V। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बच्चों कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहते हैं। मुक्त रूप से प्रवाहित हो रही है, मुक्त रूप से जब भी प्रवाहित होगी तो हम लोग उसे चालक कहेंगे। तो विद्युत का क्या बनेगा, चालक की बात करते हैं, यानी मेटल की बात करेंगे। 37 नंबर की बात अगर करें बच्चों, तो यहाँ पर आता है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य। अब जरा सोचिए ना, अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके करीब होता है, यानी कह सकते हैं विद्युत विभव या विभवांतर। ध्यान दीजिए, विद्युत विभव या विभवांतर। और भी किसके करीब बन जाता है, डब्ल्यू बटा बोलिए कितना, यानी परीक्षण आवेश के करीब, है ना। डब्ल्यू बटा क्यू कह दीजिए, डब्ल्यू बटा क्यू को नॉट कहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उनके बीच का, तो उनके बीच का अगर बात करें तो विभवांतर, और उस बिंदु पर बात करें तो विभव। ये दोनों बात आपसे क्लियर होना चाहिए। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। अब वाट जो है ना बच्चे, ये शक्ति का ऐसा मात्रक है, किसका है, यानी बात करते हैं शक्ति का, SI मात्रक। और जब हम शक्ति की बात करते हैं ना, तो शक्ति होता किसके करीब है, जरा सोचिए। शक्ति बराबर होता है कार्य या फिर कह दीजिए ऊर्जा। शक्ति होता है कार्य या ऊर्जा बटा कह दीजिए कितना, समय। यहाँ से आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव का समाधान हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसके यूनिट पूछ दिया जाए, फॉर्मूला पूछ दिया जाए, तब भी आपसे बनने वाला है। तो अब जरा सोचिए, इसके मात्रक पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कितना, P इक्वल टू कितना, W बाय कितना T, या फिर कह सकते हैं एनर्जी बाय कितना T। एनर्जी को क्या बोलेंगे, जूल, और टाइम को क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो यहाँ पर जो वॉट बनेगा, 1 वॉट किसके करीब बन जाएगा, ये जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड का चॉइस कौन सा है, फर्स्ट चॉइस बन रहा है बच्चे। चलिए, जो अभी अभी जुड़े हैं उसका वेलकम है सीपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग अभी कर रहे हैं क्लास 10th के बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऑब्जेक्टिव। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यानी विद्युत, सॉरी, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। एक लाइन में खत्म। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वाला शब्द और विभव का जब भी आए तो क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाती है कि क्या उत्पन्न करेगा। तो सेल जब भी होगा, यानी बात करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा बन जाता है नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच क्या उत्पन्न करने वाला है, एक ही लाइन में उत्पन्न करेगा जी, विभवांतर ही उत्पन्न करेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कौन सा चॉइस बन जाएगा जी, फर्स्ट चॉइस बन जाएगा, यानी क्या, विभवांतर। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, तो कह रहा है यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग, प्राथमिक सेल है, फोकस करिएगा यहाँ पर, यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर डालने की जरूरत है। प्राथमिक सेल को पूर्णतः उपयोग कर लिया गया तो दोबारा आवेशित करना संभव बिल्कुल नहीं है। दोबारा आवेशित करना बिल्कुल संभव नहीं है ना, बात सही। जैसे हम बात करते हैं टॉर्च का बैटरी, टॉर्च का जो बैटरी है अगर रिचार्जेबल नहीं है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। अगर वे प्राथमिक सेल की बात करते हैं, आप उसको यूज करने के बाद क्या करते हैं, फिर से फेंक देते हैं। जो घड़ी की बैटरी है वो क्या है, प्राथमिक सेल है, आप उसको यूज करते हैं और सीधा फेंक देते हैं। क्या उसको दोबारा हम उसको आवेशित रिचार्ज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए ये ध्यान रखिए, जब प्राथमिक सेल की बात आती है तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है विभवांतर का सह मात्रक, विभवांतर का सह मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा।
और 1 वोल्ट किसके करीब होता है, यानी कह सकते हैं 1 जूल पर कूलम के करीब। कितना, 1 जूल पर कूलम के करीब। चलिए नेक्स्ट है शुष्क सेल में, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है ना। तो शुष्क सेल जब भी ये टर्म आ जाए, तो फोकस करिए, शुष्क सेल जब भी आ जाए तो हमेशा याद रखेंगे जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है, जस्ता का। और शुष्क सेल में धन की बात आ जाए, ये तो ऋण की बात आए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, आप भी कॉपी में नोट करिए, ऋण की अगर बात कर ली जाए तो ऋण इलेक्ट्रोड किसका बनेगा, यानी जस्ता का बनेगा। और अगर हम धन की बात कर ले बच्चों, तो धन किसका बन जाएगा, यानी कह सकते हैं हम कार्बन का। ध्यान दीजिएगा, किसका बनेगा, कार्बन का। ठीक है, तो यानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, शुष्क जल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो एक लाइन में खत्म, किसका बन रहा है, ये कार्बन का बना हुआ है ना, बात सही। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर ले बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। अर्धचालक की कभी बात आती है ना, अर्धचालक का क्या मतलब है बच्चों, इसको पहले जानिए। अर्धचालक होता है, अर्ध का मतलब हो गया बीच में, सीधा सीधा आधा, आधा चालक। अगर मैं यहां से कह दूं क्या है ये, चालक, और यहां पर बात करते हैं अचालक, यानी हम बात कर रहे हैं कंडक्टर और इंसुलेटर का। और अगर ऐसा पदार्थ जिनका गुण चालक और अचालक के बीच में लाए करे, एग्जिस्ट करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे, है ना बात सही। वे पदार्थ, डेफिनेशन याद रखिए, वे पदार्थ जिनका गुण चालक और अचालक के बीच में क्या करे, रहे, उसे कहते हैं हम लोग अर्धचालक। अर्धचालक में ना कुछ कुछ इसको इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल बन सकता है सिलिकॉन, फिर बन सकता है जर्मेनियम, फिर बन सकता है बच्चे आर्सेनिक। सब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब कहता क्या है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। अर्धचालक के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या बनेगा, उसका प्रतिरोध घट जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कहीं कहीं ये भी आपको दिखाई देगा ऑप्शन, किसी किसी कंडीशंस में वो बढ़ भी जाता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मोस्टली क्या होता है, घट जाता है। तो ध्यान देंगे आप, है ना बात से। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, चांदी का हो सोना का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताप बढ़ाया जा रहा है प्रतिरोध का, तो ध्यान ध्यान दीजिए, प्रतिरोध की अगर बात करें तो ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, उसके प्रकृति पे, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, ये सब याद है ना, और ताप पर। यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा, एल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है, यानी एरिया का, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है टी का। अब यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन धनाधन धनाधन आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो सीधा, लंबाई अगर बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए प्रतिरोध घट जाएगा, अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सोना चांदी कुछ भी हो, धातु हो, उसके ताप को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी है, बैटरी से आपको जानते हैं डीसी यानी डिस्क धारा की बात करते हैं, क्या करते हैं, डीसी यानी डिस्क धारा। प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा में अंतर है, समझिए। प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं यानी एसी, प्रत्यावर्ती धारा क्या बोलेंगे, एसी, अधिक धारा बोलते डीसी। एसी क्या होता है, यानी कह सकते हैं वह भौतिक राशि, यानी जो समय के साथ क्या करे, यानी बदले, उसको क्या बोलेंगे, एसी। ये देखिए समय के साथ अपनी मूल मूल स्थिति से क्या हो रहा है, बदल रहा है। हम लोग यानी इसको हम लोग भी कह दे, इसको टी कह दे, तो यहाँ पर क्या बना, वीओटी के बीच का ग्राफ बन गया। लेकिन अगर हम डीसी की बात करें तो विद्युत धारा वह भौतिक राशि कह दे, या कह सकते हैं कि जो जिसका विद्युत धारा समय के साथ न बढ़े न घटे, यानी कह सकते हैं अपरिवर्तित रहे, उसे हम लोग बोल देंगे डीसी। और जो धारा समय के साथ परिवर्तित हो, उसको हम लोग कह देते हैं एसी। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बच्चों, बैटरी से हम लोग को हमेशा विशिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो चॉइस नंबर कौन सा हो गया, यानी बी। नेक्स्ट की अगर बात कर ली जाए तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। अगर हम 48 नंबर के क्वेश्चन करें तो ओम का नियम आप जानते हैं, कौन सा नियम, ओम का नियम। तो ओम का जो नियम है बच्चों, ये क्या है, यदि ताप को नियत कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ताप को नियत कर दिया जाए, तो किसी भी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभव के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। तो V इक्वल टू किसके करीब बनेगा, I इंटू आर के करीब बनेगा। यहाँ से बहुत सारे फार्मूला आपके निकल सकते हैं। और हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, V और I के बीच का अगर ग्राफ हो तो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन T इक्वल टू क्या बनेगा, यानी बन जाता है जी यहाँ पर कांस्टेंट। और T इक्वल टू कांस्टेंट की बात करते हैं यानी नियत ताप पर।
तो यहाँ से क्या बात बनने वाला है बच्चों, यानी V इक्वल टू बन जाता है IR। तो चॉइस कौन सा बन गया, यानी चॉइस आपका बन गया यानी सी चॉइस। चलिए, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीपी सर ऑफिशियल। चलिए, हम लोग बात करेंगे 49 49 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन की जब भी बात आती है बच्चे, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है। जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो जरा सोचिए, यहाँ से आपका बनता है V इक्वल्स टू कितना, IR। तो यहाँ से R प्रतिरोध है, R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, V बाई I। अगर V की बात करते हैं तो बच्चों ये कितना बन गया, ये वोल्ट बन गया। और I की बात करते हैं तो ये क्या बन रहा है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ये अब वोल्ट प्रति एम्पियर किसके करीब हो जाता है, ये हो जाता है ओम के करीब। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ओम। यहाँ से एक क्वेश्चन और चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन ये चेंज किया जा सकता है, अगर हम 1 ओम की बात करें तो कितना बनेगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा, यानी बन जाएगा आपका ओम। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या, देखिए यहाँ पर जो निकला है, अभी तो हम लोग ओम नियम के निकाले हैं, ओम नियम से। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आर इक्वल टू कितना रहा, वी बाय आई। आर इक्वल टू कितना बन रहा है, वी बाय आई, यानी चॉइस नंबर कौन सा बन जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, ताप बढ़ने पे चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने पे चालक का प्रतिरोध, आर डायरेक्टली प्रश्न क्या बन जाती है, यानी ताप अगर बढ़ा रहे हैं तो चालक का प्रतिरोध भी क्या बनेगा, बढ़ेगा। तो चॉइस नंबर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो 52 नंबर क्वेश्चन करता है 52 नंबर, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम तब लागू होगा जब चाक हम क्या करते हैं, ताप को क्या करते हैं हम लोग, यानी कांस्टेंट की बात करते हैं। यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तब ये लागू होगा, कौन सा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, अन्यथा नहीं होगा। और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई की बात करें तो भी इक्वल टू क्या बन जाता है, IR के करीब बनेगा, जिसे हम ओम का लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है बच्चों, यानी कि है कि ताप को क्या करें हम, अचर रख दें। यानी ताप को, तो यहाँ पे है जब चालक का ताप क्या हो जाए, अचर हो जाए। अचर का मतलब हो गया कांस्टेंट, है ना बात से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम के नियम में अचर राशि कौन सा है। एक लाइन में खत्म, ताप, है ना। देखिए कितना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं। तो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, 54 नंबर का क्वेश्चन है, ओम के नियम में विद्युत धारा विभवांतर के बीच खींचा गया आरेख। विद्युत धारा यानी ओम का नियम में जरा सोचिए ना, ये आपका भी है और हम इसकी बात करते हैं आई का। तो भी और आई के बीच का अगर आप कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को क्या बोल सकते हो आप, सरल रेखा। तो ये कैसा हो जाएगा, अगर आप सरल रेखीय ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है जो 55 नंबर का क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है। उच्च प्रतिरोध लग रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पर एक छोटी सी बात आ जाता है बच्चे, मेटल, है ना, यानी धातु की बात कर रहे हैं। और एक आ जाता है आपका नॉन मेटल, किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल, यानी अधातु। धातु में क्या होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब इसकी जो प्रतिरोध क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम होती है। और इसका प्रतिरोध क्षमता क्या होता है, ज्यादा, प्रतिरोधकता। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है वो अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है, यानी हाई रेसिस्टेंस किसमें होना चाहिए, नॉन मेटल में। और नॉन मेटल को क्या बोल सकते हैं, यानी कह सकते हैं अधातु। अधातु का मतलब क्या, अचालक। अचालक को क्या बोल सकते हैं, हीन चालक। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, हीन चालक कह सकते हैं बच्चे। चलिए, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब, अब विद्युत प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो जरा सोचिए ना, यहाँ पर क्या बात बनने वाला है। अगर विद्युत प्रतिरोधकता की जब भी बात करते हैं बच्चे, तो फोकस कर लीजिए। चलिए, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको मिटाने में थोड़ा समय लग रहा है बच्चों। अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रतिरोधकता, आप जानते हैं कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल। आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके एरिया का। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप लेते हो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एल अपॉन में ए। अब ये प्रोपोर्शनल को जैसे हटाओगे तो इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम लोग रो यानी प्रतिरोधकता जानते हैं, और एल बाय क्या बन गया, ए। अब जरा सोचिए ना, यहाँ पर रो इक्वल टू क्या हुआ, प्रतिरोधकता। रो इक्वल टू क्या है,
यानी प्रतिरोधकता, यानी इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं बच्चों रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे? RESISTIVITY, क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। अब रो इक्वल्स टू क्या हो जाता है? यानी होता है R/A अपॉन में हो जाता है L। है ना बात सही? तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको प्रतिरोधकता का सहमात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का सहमात्रक क्या बनेगा, जरा सोचो। यानी यहाँ पर R का क्या मतलब हो गया? ओम। R का जो मात्रक बनेगा ये क्या बन जाएगा? ओम। यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर का स्क्वायर। और नीचे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या बनेगा? मीटर। 1 मीटर से ये मीटर कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच रहा है? इसका जो बच रहा है सर, बचा हुआ जो पार्ट बन गया ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का सहमात्रक क्या बन गया? ओम मीटर। क्या बन गया? ओम मीटर। चॉइस नंबर बन गया डी। अगर हम 57 की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? 57 का। 57 नंबर क्वेश्चन क्या करता है जरा देखिए। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? एक ही बात जानते हैं आप, अच्छा चालक की जब भी बात आ जाए तो कौन आ जाता है? जल्दी बताइए। इनमें से चांदी। कौन सा? आपके भी चांदी, क्योंकि क्वेश्चन में आता है तो चांदी चांदी हो जाएगा, आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो हम कहेंगे चांदी। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक और बात आती है, यानी 58 नंबर क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ पर ना आपने पढ़े होंगे सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल की बात आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में रियोस्टेट की बात होती है। अब रियोस्टेट दिखाई कैसा देता है? रियोस्टेट को बोल सकते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेसिस्टेंस। और रियोस्टेट कैसा होता है जरा समझिए। रियोस्टेट होगा बच्चे कुछ इस तरह का, आपको डायग्राम दिखने को मिल रहा होगा ये, और यहां से कुछ इस प्रकार का ये वाला चीज दिखा होगा। और इसका अगर हम बात करते हैं इसे नॉर्मली संकेत कैसा होगा, तो यहां से आपने देखा होगा आर, और यहाँ पे लगा देते हैं जी छोटा सा एच। इसको रियोस्टेट बोलते हैं। अब रियोस्टेट का क्या काम होता है? रियोस्टेट का काम होता है बच्चों धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करने का। क्या कह सकते हैं? रियोस्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी करने का। क्लियर हो गया होगा, यहाँ से सिंबल भी बता दिए और आपको इसका काम भी बता दी आखिर क्या काम है। चलिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में 59 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को ध्यान करिए समांतर में। वोल्ट मीटर किसमें? समांतर में। हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन डाला है। बिजली के फ्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 60 नंबर क्वेश्चन। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का जो तार है बच्चों वो तांबे और किससे? टीन दोनों से बना होता है। ध्यान दीजिएगा, बिजली का जो फ्यूज होता है वो तांबे और टीन दोनों से बना होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन, ये ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन बन गया आपका, एक आंसर भी बन गया कि बल्ब का तंतु में किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का। अब टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है। और ज्यादा का मतलब कितना, यानी कह सकते हैं यानी 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जा रहा है? 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट की अगर बात करें 62 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 62 में कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बच्चों किसी चालक का प्रतिरोध इन सभी बातों पे निर्भर करता है। किस पे? देखिए लंबाई पे, फिर उसके क्षेत्रफल पर, यानी ताप पर, यानी चालक की प्रकृति पर। प्रकृति पे चालक के, यानी किस पे? प्रकृति पे, तो इन सभी पे। तो यहाँ पर इसका जो चॉइस बनने वाला ये क्या बन जाएगा? उपयुक्त में से सभी। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, जरा सोचिए ना। अभी अभी अब जो लेक्चर हम लोग देखे थे क्या देखे? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी एरिया, है ना। यानी कह सकते हैं लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुण है, देखिए इसका डेफिनेशन भी दे दिया है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? किसके प्रवाह? तो आपको पता है कि अगर हम कहे चालक में प्रवाह क्या करता है, तो चालक में क्या होता है जरा सोचिए ना। चालक में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है चालक में? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर किसका विरोध करेगा? इलेक्ट्रॉन का ही विरोध करेगा। तो चॉइस नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी 1, है ना, ए चॉइस। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक कुंडली के हीटर बनाने में कौन सा? नाइक्रोम। और विद्युत बल्ब किसका बनता है बच्चे? विद्युत बल्ब की अगर बात करते हैं फिलामेंट का, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन, ध्यान से दीजिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किससे होता है? टंगस्टन से। और विद्युत हीटर की अगर बात करें उसकी कुंडली जो बनाई जाती है यानी क्वाइल, यहाँ पर कुंडली का तात्पर्य है क्वाइल से, यानी किससे? क्वाइल से।
उसका जो कॉइल बनाया जाता है वो किससे, नाइक्रोम से। अब यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 66 नंबर क्वेश्चन है कि अगर तीन चालक R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है समतुल्य। अब जरा सोचिए ना, यहाँ पर तीन ऐसा ले लिया जाए, मान लिया जाए ये इसको हमने कहा R1, फिर यहाँ पर एकदम से दूसरा क्या जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दिया हमने कितना, R2, और फिर जो तीसरा की बात करते हैं बच्चे, ये तीसरा हो गया कितना, यानी R3। हमने इसका नाम दे दिया A और इसका नाम क्या कर देते हैं हम लोग, B कर देते हैं। अगर सोचिए होता क्या है, जब भी कोई श्रेणी क्रम में जुड़ी हो ना, तो विद्युत धारा का मान समान रहता है लेकिन विभव का मान अलग होता है। इसका मान हो गया V1, इसका हो गया V2 और इसका हो गया V3, है ना, ये लेक्चर में आप लोग पढ़े होंगे। तो जब भी हम समतुल्य की बात करते हैं तो समतुल्य में क्या हो जाता है, RS, यानी सभी जितने भी प्रतिरोध हैं सभी को हम लोग जोड़ देते हैं आपस में। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चॉइस देख लीजिए कौन सा है, फर्स्ट चॉइस। आई होप ये फर्स्ट चॉइस में ही आपको दे रखा है। तो ध्यान रखिए, जब भी श्रेणी क्रम में अगर मांगे आपको समतुल्य प्रतिरोध, तो आप श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर लेंगे, है ना। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए आ जाता है आपका ये समांतर क्रम, तो आप रेसिप्रोकल करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। खैर इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 27 नंबर जो, सॉरी 67 नंबर जो क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, समांतर क्रम में है। अगर हम समांतर क्रम की बात करते हैं 10 है, तो मैंने कहा 1/Rp इक्वल्स टू कितना, 1 बाय, बच्चे देखिए 1/R1 प्लस में कितना, 1/R2 प्लस में कितना, 1/R3 प्लस में कितना, 1/R4 प्लस में कितना आ रहा है, 1/R5, है ना बात सही, R5 प्लस में आ जाएगा 1 बाय कितना, R6, अब प्लस में बन जाएगा 1/R7 प्लस में हो जाएगा 1/R8 और आ जाएगा यहाँ पर प्लस में कितना, 1/R9, अब प्लस में 1 बाय कितना, R10। अब आप एक एक करके जोड़ दीजिए, तो ऊपर 1 1 1 1 सब दिख रहा है, तो 1 1 अगर दिख रहा है इसका मतलब क्या है, 10 अपॉन में क्या कर देंगे, टोटल R3 R1 R2। अब यहाँ पर कितना है कि प्रत्येक का मान 10 है, तो प्रत्येक का मान कितना है, 10। तो प्रत्येक का मान अगर 10 है और यहाँ पर कितना बन रहा है, 1 बाय कितना, 10, क्योंकि RP का मतलब है समतुल्य प्रतिरोध। इसको आप कटिंग कर दो तो कितना बन गया, 1। तो इसका एक्चुअल में कितना बन रहा है, तो आरपी का जो मान बन जाएगा वो कितना बन जाएगा बच्चे, सॉरी यहाँ पर एक सेकंड बच्चे, है ना, आरपी का मान चाहिए आपको, किसका मान चाहिए, आरपी का। तो आरपी का मान कितना होने वाला है बच्चों, आरपी का मान हो जाएगा यानी 1/Rp। तो आरपी का मान हो जाएगा कितना, यानी 1, कितना बन जाएगा, 1। तो यहां से बन जाएगा आरपी इक्वल टू कितना बन गया, ये 1। ये आपका आंसर मिल गया। कौन सा चॉइस मिल रहा है, ये सेकेंड, सॉरी थर्ड चॉइस। तो ये आपका सी चॉइस बन के तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना है, 20। श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, मान लीजिए चार प्रतिरोध को। अब चार प्रतिरोध को जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चे यहाँ से क्या, यानी कह सकते हैं समान है, इसीलिए R1 बराबर भी कितना, R1 बराबर कितना, R2 बराबर कितना, R3 बराबर कितना बच्चे, R4 बराबर कितना है, R। मान लिया गया है ये, है ना, बात सही है। चलिए अब यहाँ से क्या श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो आर प्लस कितना, आर प्लस बोलिए कितना, आर, चार को जोड़ेंगे तो कितना समतुल्य बन रहा है, 20। तो 4R इक्वल टू कितना बन रहा है, 20। आर इक्वल टू कितना बनेगा, 20/4 इक्वल टू कितना बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5 ओम। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, 5 ओम। नेक्स्ट अगर बात करें, यदि पांच समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम है ना। तो पांच समान की बात कर रहे हैं, मान लिया जाए यहाँ पर फिर से वही बात हो रही है बच्चे, यहाँ से कहते हैं कितना, यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर कितना, R4 इक्वल टू कितना बन रहा है, R5। और इसको मान लिया कितना में R, इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, मान लिया गया, ठीक है। और यहाँ से जो समतुल्य प्रतिरोध है यानी आरपी समांतर क्रम में है, इसलिए मैंने आरपी लिखा, और ये कितना है आपका 10 ओम है। तो अब ये पूछा प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है। बच्चे प्रत्येक का निकालने के लिए क्या करेंगे आप, प्रत्येक का निकालने के लिए बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर 1 बाय कर लीजिए, 1 बाय कितना, आरपी इक्वल टू बोलिए 1/R प्लस बोलिए 1/R प्लस बोलिए 1/R प्लस बोलिए कितना, 1/R इक्वल टू कितना बन रहा है, यानी 5/R बन रहा है क्या। अब आप जरा सोचिए, ये आपका कितना दिया है, 10 दिया है, हम यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चे, कैलकुलेशन कर सकते हैं 1/10 इक्वल्स टू कितना, 5 बाय कितना, आर।
तो R इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू बोल दीजिए 10 इक्वल टू कितना ओम हो गया यानी 50 ओम। इसका आंसर क्या बन रहा है यानी 50 ओम। 70 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य कितना बनेगा। तो R1 आपके सामने है जी 10 ओम का और R2 आपके सामने है 20 ओम का। और श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है R1 प्लस बोल दीजिए कितना R2 तो 10 प्लस हो गया 20 इक्वल टू कितना बन गया ये बन गया 30 ओम। है ना आंसर। तो आंसर कौन सा है जरा देखिए और अपने से फटाफट टिक कर लीजिए। है ना चलिए अगर कोई लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करने की कोशिश करिए बच्चे। है ना ताकि हमें पता चले। और अगर किसी भी टॉपिक को लेकर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिए उस टॉपिक पर आपके वीडियो लेक्चर बन के तैयार है ना। चलिए अब यहाँ पर आ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के चार प्रतिरोधों के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान अब ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। यानी श्रेणी क्रम में चार प्रतिरोधों का समूहन का यानी मैंने कहा बच्चों कितना आर प्लस बोलिए आर प्लस बोलिए आर प्लस बोलिए आर इक्वल टू कितना बन रहा है 16 यानी 4R इक्वल टू बोलिए 16 R इक्वल टू बोलिए 16 बाय कितना 4 इक्वल टू कितना बन जाएगा 4 ओम। आंसर निकाल लीजिए कौन सा चॉइस बन रहा है यानी डी चॉइस। चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अब 5 टुकड़ों में बांट रहे हो मान लिया जाए ये तार है जरा सोचो और इसका प्रतिरोध कितना है R। तो वो 1 2 3 4 और 5 तो इसका मतलब क्या हो गया ये बन गया कितना R/5 तो ये भी बन गया R/5 तो ये भी बन गया R/5 ये भी बन गया R/5 और ये भी बन गया R/5 और इसको श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम निकालने के लिए तो बहुत बढ़िया से जानते हैं बच्चे। श्रेणी क्रम में क्या जानते हैं जरा सोचो 1/RP इक्वल टू 1 बाय पहला कितना हो गया R/5 कितना बन गया R/5 फिर बोलो 1 बाय कितना R/5 फिर कितना 1 बाय कितना R/5 फिर कितना बच्चों प्लस 1 बाय कितना R/5 फिर क्या करेंगे 1 बाय कितना R/5 यानी 5 बार जाना होगा 1 2 3 4 5 बार गए। अब इसको 5 को ऊपर ले जाइए 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 10 15 20 25 कितने बन गए 25 बाय R बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि R और R डैश का अनुपात क्या होगा। है ना R और R डैश का अनुपात क्या होने वाला तो जरा सोचिए ना क्या बनेगा। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो आपका 1 बाय R फोकस करिए इक्वल टू कितना बन गया 1 बाय RP कह दीजिए R डैश कह दीजिए हम लोग R डैश मान लेते हैं जी। ठीक है 1 बाय RP की बात अगर कर ली जाए चलिए तो यहां से क्या बना R इक्वल्स टू कितना बन गया 25 इंटू बोल दीजिए कितना आर डैश। तो यहां से कह सकते हैं आर बाय आर डैश इक्वल्स टू कितना बनेगा 25 बाय कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसका मतलब ये इसका रेशियो कितना आ गया 25 क्या बन गया इसका रेशियो 25 तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20 ओम 5 ओम एंड 4 ओम के प्रति को समांतर क्रम में जोड़ते हैं इसका समतुल्य निकालना है। तो अब इसका संयुक्त प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिए। R1 बराबर कितना है बच्चे R1 बराबर आपके सामने है 20 ओम। फिर यहाँ से R2 इक्वल टू कितना है बच्चे R2 आपको है 5 ओम। और यहाँ से R3 इक्वल टू कितना बन गया बच्चे R3 इक्वल टू आपके सामने है यानी 4 ओम। तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए समांतर क्रम में। तो 1 बाय आर पी इक्वल टू कितना बनता है फॉर्मूला 1 बाय R1 प्लस बोलिए 1 बाय R2 प्लस बोल दीजिए कितना 1 बाय R3 अब प्लस में क्या कहेंगे 3 है तो 3 ही रखेंगे। चलिए अब यहाँ से कहते हैं 1 बाय कितना रखेंगे 20 प्लस में क्या बनेगा 1 बाय बन जाएगा जी 5 प्लस में बन जाएगा जी 1 बाय 4। अब नीचे वाले का ना एलसीएम ले लीजिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या बन रहा है 20 तो यहाँ पर बन रहा है जी 1 प्लस बोलिए कितना यानी बन रहा है 4 प्लस बोलिए 5 इक्वल टू कितना बन रहा है 5 4 9 और 1 10 बटे कितना बन गया 20 जीरो से जीरो काट दीजिए आपके पास क्या बन गया 1/2। बच्चे जरा सोचिए ना 1/2 किसके करीब बन रहा है ये 1 बाय आरपी के करीब। तो आरपी इक्वल टू कितना बन गया यानी 2 ओम। आरपी इक्वल टू कितना बन गया 2 ओम। तो चॉइस है क्या कहीं बिल्कुल फर्स्ट चॉइस है। तो फर्स्ट चॉइस आपका आंसर कितना बन रहा है यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई का व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके कितना 74 नंबर के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब दोनों का क्या है बच्चे सेम है।
मान लिया जाए, एक छोटी सी बात करते हैं। यहां पर मैंने कह दिया R1 और दो प्रतिरोध लिए और जिनके समान है, यानी R1 बराबर R है और मैंने कह दिया R2 बराबर क्या है, R है। हमने इसको मान लिया है। क्या मान लिया? मान लिया गया। चलिए पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आर एस बराबर क्या होगा? सूत्र क्या कहता है? R1 प्लस बोल दिए कितना, R2। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो R प्लस क्या हो जाएगा, R। कुल मिलाकर कितना बन रहा है बच्चे? 2R। आपका श्रेणी क्रम में कितना आ गया आंसर? 2R। और हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में जोड़े तो 1/RP बराबर क्या बनेगा? 1/R1 अब प्लस बोल दीजिए कितना, 1/R2। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 बाय कितना बन रहा है, 1/R। अब प्लस बोल दीजिए कितना, 1/R। इक्वल टू कितना बन रहा है बच्चे? ये 2/R। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2/R बनेगा। अब 2/R बनेगा 1/RP के करीब है। अब जरा सोचो ये किसके करीब है? 1/RP के करीब है। इनको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ से RP इक्वल टू कितना बन रहा है? RP इक्वल टू बन जाएगा बच्चे R/2। कितना बन रहा है? R/2। अपन मांग क्या रहा है? यानी दोनों का रेशियो, पहले श्रेणी क्रम का, यानी अब श्रेणी क्रम का अगर रेशियो मांग रहा है बच्चे तो हम यहाँ से करते हैं आर एस बाय आर पी इक्वल टू आर एस कितना बन रहा है बच्चे, यानी 2R। और ये किसके करीब बन रहा है? R/2। R से R को कैंसल आउट कर दीजिए तो यहाँ पर बन रहा है आपके सामने 2 × 2, यानी कितना बन रहा है? ये 4। तो ये जो आपका आर एस बाय आर पी मांग रहा है सीरीज और श्रेणी का, सॉरी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, तो ये बन जाएगा 4:1 का। आंसर क्या बन जाएगा? 4:1। तो चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है? डी चॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो शक्ति की जब भी बात आती है ना बच्चों, तो यहाँ पर शक्ति यानी पावर की बात आती है, पी। और पी किसके करीब होता है? यानी विद्युत ऊर्जा बटा बोलिए समय। अब विद्युत ऊर्जा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से, W/T। और जब आप विभव पढ़े थे ना तो डब्ल्यू किसके करीब होता था बच्चों? क्यू इंटू बोलिए भी अपॉन में क्या करेंगे? टी। अब जरा सोचिए ना, क्यू किसके करीब होता है? क्यू का जो फॉर्मूला होता है आई इंटू बोल दीजिए कितना है, टी। और यहाँ पर फिर से करिए भी, ओम का नियम लगा दीजिए, आई इंटू में कर दीजिए बच्चे आर, अपॉन में कर दीजिए टी। तो टी से टी कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चे? आपके पास बन रहा है बच्चे आई स्क्वायर इंटू में बोलिए कितना, आर। है ना? तो P बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? आई स्क्वायर। तो कौन सा चॉइस बन रहा है बच्चे? यानी पहला ही चॉइस बन गया, 75 का पहला चॉइस। 76 कह रहा है, अच्छा यहीं पर जो हम बात करते हैं, अगर हम ऊर्जा की बात अगर करें तो यही ऊर्जा बना ना। तो ये ऊर्जा जरा सोचिए, ये W, ये आपका ऊर्जा बन गया Q इंटू भी। और Q इंटू भी को ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये किसके करीब हो गया? यानी W के करीब। और ये W किसके करीब होता है? यानी आई स्क्वायर इंटू में बोलिए कितना, R इंटू बोलिए T। तो यहां से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो ऊर्जा है वो क्या करेगा? हीट उत्पन्न करेगा। स्वाभाविक बात है, तार है उससे विद्युत धारा जा रही है क्योंकि प्रतिरोध है। तो यहाँ से जो H बन रहा है बच्चे, वो H किसके करीब बनेगा? जो आपका H बन रहा है ये H बन जाएगा यानी आई स्क्वायर आर इंटू टी। है ना बात सही? अब यहाँ पर V इक्वल टू क्या बनता है? V इक्वल टू बनता है आई इंटू बोलिए आर। V इक्वल टू बन रहा है आई इंटू आर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम I की बात करेंगे तो यहाँ कह देते हैं V/R। और हम आई स्क्वायर की अगर बात करें तो क्या बनेगा? वी स्क्वायर बटा बोलिए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एच की बात करेंगे तो एक फार्मूला और आपका आ जाएगा, वो कितना आएगा? वी स्क्वायर बटा बोलिए कितना, आर स्क्वायर इंटू बोलिए आर इंटू बोलिए टी। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है वी स्क्वायर बटा बोलिए आर इंटू टी। अगर बच्चे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं यहाँ से? ये वाला टर्म से हम लोग आर निकाल लेते हैं। तो आर बराबर किसके करीब बनेगा? V बटा आई बनेगा। अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए, तो वी स्क्वायर बटा बोलिए कितना, वी स्क्वायर इंटू टी। अब बटा कर दीजिए कितना, आर का मान यहाँ से रखिए, तो V बाय कितना होगा, आई। तो एक V से एक V कैंसल आउट हो रहा है बच्चे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? भी, ये आई ऊपर चला जाएगा इंटू में टी। तो ये जो एच बन रहा है वो किसके करीब बन गया? एच का एक फॉर्मूला और आ गया। एच का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट करिए अपने कॉपी में। यानी बन गया बी आई इंटू में टी। कितने फॉर्मूला बन गए? 3 फॉर्मूला बन गए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा चॉइस है। जब भी बात करेंगे एच का तो बनना बी आई इंटू में टी। 77 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लीजिए बच्चों तो यहाँ पर है विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, सीधी सीधी बात है बच्चे, ताकि वो रिएक्शन ना करे और टंगस्टन के वाष्पन को रोके। क्या करे? टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन नंबर है बच्चे,
कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का अभी तो जस्ट बात की थी। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का। और विद्युत हीटर का क्या होता है? नाइक्रोम होता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए 79 में क्वेश्चन करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग इनमें से नहीं होता। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का क्या मतलब है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब होता है ऐसा उपकरण जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता हो। ऐसा उपकरण जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता हो, तो उसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग कह सकते हैं। तो हीटर क्या है? हीटर जो है वो बिल्कुल ही क्या करता है बच्चे? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण है। स्त्री भी, यानी स्त्री का मतलब होता है इलेक्ट्रिक आयरन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक आयरन। और इलेक्ट्रिक आयरन इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। क्या बोलेंगे? हीटर। और यहाँ पर जो बल्ब है ये भी गर्म मतलब क्या बोलते हैं, गर्मी प्रदान करती है, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब का। पंखा जो है बच्चे ये हवा है, ये जैसे चलती है इसका कॉइल तो गर्म होता है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना विद्युत बल्ब और इस्त्री या ये हीटर दे रही है। इसलिए इसका चॉइस नंबर कौन सा बनेगा? यानी ये। तो ध्यान दीजिए, जो 79 का जो कहेगा इनमें से उपयोग कौन नहीं आता है, तो कौन सा आएगा? विद्युत पंखा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो, एक विद्युत बल्ब यानी कह सकते हैं 220 वोल्ट और 100 वाट का है। कितना है? 220 वोल्ट और 100 वाट। इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध मांग रहा है बच्चे। अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ से क्या बात बनता है? 220 वोल्ट और 100 वाट और प्रतिरोध का मांग रहा है बच्चे। यहाँ से P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बाय कितना? R। अभी तो फॉर्मूला देखे थे। और R अगर चाहिए तो क्या बात बनेगा? V स्क्वायर बाय P। और V की वैल्यू कितना है? वोल्ट में दिया है तो ये आपको V दे रखा है बच्चे, और ये आपको क्या दे रखा है? पी दे रखा है। तो वी स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो कितना बन जाएगा? यानी 220 का हम क्या कर देंगे बच्चों? इसका स्क्वायर करेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे? हम यहाँ पर लगा देते हैं 100। 220 को अगर स्कोर करते हैं, आप स्क्वायर करते हैं तो कितना बनेगा? 484 अब बटा बोल दीजिए कितना? 100। ये जीरो कैंसल आउट हो रहा है। इसका मतलब आपके पास जो चॉइस बन जाएगा वो कितना बनेगा? 484 वाट। कहीं आंसर है क्या? चलिए सी नंबर चॉइस। 81 नंबर पे चलते हैं बच्चे। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी प्रतिरोध में क्षयित अथवा उपयुक्त उपभुक्त ऊर्जा व्यक्त करता है। ऊर्जा की जब भी बात आती है, यानी एच की बात कर दीजिए, डब्ल्यू की बात करिए, ये किसके करीब बनेगा? यानी वी आई टी के करीब बनेगा, या फिर आई स्क्वायर आर टी के करीब बनेगा, या फिर बन जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी के करीब बनेगा। तो इसका चॉइस कौन सा बनेगा? वी आई इंटू टी बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 6 वोल्ट V इक्वल टू कितना? 6 वोल्ट। अब एक कूलम, अब Q इक्वल टू कितना है? एक कूलम, है ना। अब ऊर्जा की बात आती है, ऊर्जा यानी W निकाल लीजिए। W इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V की बात आती है। अब Q कितना है बच्चे? Q की बात करें अगर 1 आई इंटू में V की वैल्यू कितनी है? 6 इक्वल टू कितना हो गया? यानी 6 जूल का। अब आंसर कौन सा बन रहा है? यानी बन जाएगा 6 जूल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की अगर बात करें तो 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन पर जैसे आवेश की बात करें तो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लीजिए तो ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये तो परिमाण हो गया, लेकिन अगर हम आवेश की बात करें तो कितना हो जाता है? माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 करें। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट की अगर बात कर लीजिए बच्चों, 84 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाह होती है, तो समझिए कितनी हो रही है? 1 कूलम आवेश प्रवाह होती है, तो 1 जूल कार्य करने में उसके सिरों के बीच का विभवान था। अब सोचिए ना, 1 कूलम आवेश है, इसका मतलब 1 कूलम है, यानी Q इक्वल टू कितना दे दिया है? 1 कूलम। और यहाँ पर जूल कहता है बच्चे, तो जूल का मतलब यहाँ पे W किसके करीब बन गया? W इक्वल टू बन गया बच्चों यहाँ पर 1 जूल, है ना। और अपन चाहिए का सिरों के बीच का विभवांतर यानी V चाहिए, तो V का सूत्र क्या होता है? W अपॉन में बोलिए कितना? क्यों, है ना बात सही। तो W बन गया 1/1, तो कितना बन गया? 1 वोल्ट। कहीं है आपका आंसर क्या? हाँ, ए फर्स्ट चॉइस बन रहा है 1। अब बच्चों 85 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा, तो धारा ना फिर वही बात आ गई। अगर हम यहाँ से P इक्वल टू कितना दे रखा है? यानी ये दिया बच्चों 100 वॉट, और अपने पास V इक्वल टू कितना दिया है? 250 वोल्ट। और अपन क्या चाहिए? अपन चाहिए विद्युत धारा। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे? P इक्वल टू होता है यानी V इंटू बोल दीजिए कितना?
यानी आई, V इंटू आई। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या बनेगा, P बाय V। और P की वैल्यू कितनी है, 100 बाय कितना करेंगे, 250। तो इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 और 25 को 10 से करिए ना तो 250 हो जाएगा। तो ये बन गया 4/10 एम्पियर। और 4/10 एम्पियर को अगर करेंगे तो क्या बनेगा, 0.4 एम्पियर। कोई चॉइस है क्या, बी चॉइस मिल रहा है। कितना बन गया, 0.4 एम्पियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो बोल रहा है बच्चे, अगर प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर हो और परिपथ में टी सेकेंड तक आई विद्युत धारा, कितने आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ताप एच को व्यक्त करा जाता है। तो ताप एच बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। यही तो फॉर्मूला है, जो ऊर्जा है वही तो बनेगा, आई स्क्वायर आर टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट 1 किलोवाट का विद्युत उपयोग किया जाता है। तो यानी धारा निकालना है। अनुमतांक का मतलब हो गया यहाँ पर क्या है, रीडिंग है। रीडिंग किसमें होना चाहिए, रीडिंग। और रीडिंग किसमें होना चाहिए जी, यानी करंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, करंट का। तो यहाँ पर जब भी करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इक्वल टू ले लीजिए ना, कितना है 220 भी वोल्ट। और यहाँ पर वाट है, यानी पावर दे रखा है। पावर कितना है, 1 किलो वाट। और 1 किलो का मतलब हो गया बच्चों कितना, 1000 वाट। हम यहाँ से आई की बात करते हैं, अभी अभी जस्ट फॉर्मूला देखते हैं, आई बराबर भी बटा क्या हो जाता है, पी। भी की वैल्यू कितनी है, 220 अपॉन में कितना लगा देंगे, जरा सोचिए, है ना। 220 अपॉन में कह देते हैं जी यहाँ पर कितना, यानी 1000 किलो वॉट है ना। इसीलिए अब यहां से क्या हो गया, यानी इसको कटिंग कर दिया जाए और आपका आंसर बन के तैयार है। ऑप्शंस नहीं है क्या, अच्छा ऑप्शंस तो कुछ दिख नहीं रहा है। यानी परिपथ में कितने अनुमतांक फ्यूज का उपयोग किया जाए जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलो वॉट। 1 किलो है बच्चों, किलो की बात आती है तो उपयोग में आई की बात करते हैं। अच्छा इसके ऑप्शंस को देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शंस को देख लिया जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि देखिए ना आपके पास जो फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, पी बराबर क्या बन जाता है, वी इंटू आई। दूसरा क्या बन जाता है बच्चों, आता है डी स्क्वायर बाय आर, है ना। और तीसरा जो बन जाता है बच्चे, आई स्क्वायर इंटू आर, ये बन जाता है। तो आपके पास यहाँ पर वोल्ट दे रखा है और यहाँ पर वॉट दे रखा है। तो वोल्ट और वॉट दे रखा है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर करंट चाहिए। तो करंट चाहने के लिए हमें कौन सा, हमें निकालना पी बराबर वी आई। और हम अगर आई करते हैं तो वी बाई क्या बन जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ हम मिस्टेक कर दिए बच्चे। यहाँ पर मैंने मिस्टेक करा है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। और ये आपका आंसर मन के तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, है ना। चलिए आ जाते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ से P बराबर क्या बनता है बच्चे, V इंटू आई। तो I बराबर क्या बन जाएगा जी, यानी P बाय V। और I बराबर क्या बन गया, यानी कह सकते हैं P का वैल्यू कितना है बच्चों, 1000 अपॉन में कितना है 220, है ना। 1000 किलो वॉट है। अब इसको ना डिवाइड करिए, 1000 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितनी बातें बन जाएंगी, भाग दे दीजिए फटाफट से। 1000 में भाग करिए कितना, 220 से। आपकी वैल्यू जो आएगी बच्चे, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा कितना, 4.545 के करीब। तो 4.5 यानी 4.545 की अगर बात करें तो ये कितना अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। ये लगभग कितना आ रहा है, यानी 5 एम्पियर। तो चॉइस नंबर कौन सा बन जाएगा, बी चॉइस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है। अब जरा सोचिए ना, यहाँ पर ऊष्मा की बात हो रही है, एच इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू बोलिए कितना टी होता है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं क्या, एच समानुपाती कितना, आई स्क्वायर का, एच समानुपाती कितना, आर का, एच समानुपाती कितना, समय यानी टी का। अब इन तीनों चॉइस में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाएगा। आपसे पूछ रहा है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसका होता है, यानी धारा का होता है क्या, नहीं, धारा के वर्ग का, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, धारा के यानी वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। चॉइस कौन सा बना 88 का, यानी बी चॉइस बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो विद्युत शक्ति का सहमात्रक, एक लाइन में खत्म। विद्युत शक्ति का सहमात्रक क्या होता है, वॉट। तो कौन सा चॉइस है, फर्स्ट चॉइस। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, मैंने कहा जैसे 1 किलोवाट, लेक्चर में ही हमने बहुत बढ़िया से इसको क्लियर किया। 1 किलोवाट आर की बात हो रही है बच्चे,
1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलो का मतलब हो गया 1000 और 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल बटा बोलिए कितना यानी 1 सेकेंड और यहाँ पर घंटा में कितने हो गए 3600 सेकेंड है ना। सेकेंड से सेकेंड को काट दीजिए आपके पास कितना बन रहा है 36 पर कितना जीरो बन जाएगा बच्चे यानी 5 जीरो और ये आपके पास बच रहा है जूल यानी कह सकते हैं 36 गुना 10 के पावर कितना 5 जूल। अब इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 36 यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना बन रहा है यानी 6 जूल। तो अब जरा सोचिए ये जूल आ रहा है तो जूल की जब भी बात आती है तो किसका होता है ये जूल जो है बच्चे यानी कह सकते हैं ये मात्रक है आपका किसका यानी ऊर्जा का। किसका मात्रक है यानी ये ऊर्जा का। और ऊर्जा की जब भी बात करते हैं तो ऊर्जा किसके करीब बन जाता है जरा समझिए ऊर्जा का। और दूसरा जो बात करेंगे यानी डब्ल्यू और डब्ल्यू किसके करीब बन जाता है बच्चे डब्ल्यू बनेगा यानी क्यू इंटू बोलिए भी। अब इसको ना अब जरा सोचो इसको और चेंज करना होता है तो अब इसमें से आप एक क्या करिए ना अच्छा व्यवहारिक मात्रक पूछ रहा है आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है तो इसका आ जाएगा यूनिट। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है यूनिट। इसलिए बिजली बिल का कैलकुलेशन आप इसी माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है बच्चे अगर 1 जूल की बात करते हैं तो यहाँ पर सोचिए 1 कैलोरी की अगर मैंने बात करा था ये होता है 4.18 जूल। इसी को हमने क्या कहा था अप्रोक्सीमेट होता है 4.2 जूल। और यहाँ पर 1 जूल की बात आ जाती है 1 जूल बराबर क्या बनेगा 1/4.2 इंटू बोलिए और यहाँ पर क्या बन रहा है 4.2 और ये किस में बन जाएगा ये बन जाएगा कैलोरी में। ये क्या बन जाएगा कैलोरी में है ना 1 जूल बराबर। अब यहाँ से डिवाइड कर लीजिए आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप एक में डिवाइड करते हैं किससे यानी 4 पॉइंट किससे 18 से आपकी वैल्यू आती है 2.4 के करीब। कितना आ जाएगा यानी 2.24। तो चॉइस नंबर कौन से बन रहा है बच्चे ये बन जाएगा आपका 2.24 आपका बी नंबर चॉइस। एक वॉट निम्नलिखित में से किसके करीब होता है एक वॉट की बात करते हैं तो वॉट तो सबसे पहले पावर यानी शक्ति का मात्रक है और ये किसके करीब होता है ऊर्जा बटा बोलिए समय और ऊर्जा बटा समय यानी कह सकते हैं जूल बाय सेकेंड। तो इसका क्या कह सकते हैं जूल पर सेकेंड। वॉट का क्या बन गया जूल पर सेकेंड। अब जूल की बात है अब यहाँ पर तो नहीं दिया चॉइस फिर आप क्या करेंगे अगर चॉइस नहीं दिया है तो यहाँ पर एक काम कर लिया जाए हम जूल की बात करते हैं तो जूल को हमने क्या कहा ई एनर्जी और एनर्जी की बात आती है तो ई यानी डब्ल्यू डब्ल्यू किसके करीब बन गया यानी हम कह सकते हैं जो डब्ल्यू यानी यहाँ पर वॉट है बच्चे ये पावर है ध्यान दीजिएगा। तो डब्ल्यू इक्वल होता है क्यू आई इंटू बोल दीजिए भी अपॉन में कितना बन रहा है यानी टी बन रहा है तो क्यू को फिर से तोड़ दिया जाए क्यू को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा क्यू बराबर आई इंटू बोलिए टी इंटू में बोलिए भी अपॉन में कर दीजिए टी टी से टी कैंसिल करिए तो ये बन जा रहा है किसके करीब यानी भी आई के करीब। किसके करीब बन रहा है भी आई के करीब बन रहा है क्या। अब जब सोचो ना भी आई का मतलब क्या है भी आई तो यहाँ पे वोल्ट और एम्पियर तो क्या बनेगा वोल्ट एम्पियर। ऐसे आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा क्या लगता है थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकता है तो यहाँ से निकालेंगे आई क्या बना एम्पियर और यहाँ पर क्या है वोल्ट यानी किसके करीब यानी कह सकता है एक वॉट जो बनेगा वो किसके करीब बनेगा 1 एम्पियर इंटू बोलिए 1 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर वोल्ट कहाँ पर दिखाई दिया आपको सी चॉइस दिखाई दिया। ठीक है चलिए अब यहाँ पर है 1 मिली एम्पियर बच्चे अगर हम मिली की बात करते हैं जरा सोचिए मिली की हम बात अगर करें तो मिली हो जाता है 1 मिली का मतलब हो जाता है यानी कह सकते हैं 1 एम और इसका मतलब होता है 10⁻⁻³ अगर बच्चे यहाँ पर हम माइक्रो की बात करते हैं तो 1 म्यू की बात करते हैं तो 10⁻⁻ होता है -6। अगर हम नैनो की बात करें कितना नैनो की बात करें तो 1 एन की बात करते हैं और यहाँ 10⁻⁻ कितना बन जाएगा नैनो का -9। अब इनमें से कुछ भी ढूंढिए अब स्मॉल एम है तो 1 मिली का मतलब हो गया 10⁻⁻ कितना -3 एम्पियर। कोई दिक्कत चलिए अब यहाँ पर देखिए ना माइक्रो की बात आ गई सीधा 94 नंबर माइक्रो का मतलब कितना हुआ 10⁻⁻ कितना -6। कितना धनाधन धनाधन क्वेश्चन बन रहा है आपका चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बनता है कि 12 वोल्ट विभवांतर की 12 वोल्ट V इक्वल टू कितना है बच्चे यानी 12 वोल्ट और यहाँ पर कूलम दे दिया यानी Q इक्वल टू कितना है 2 कूलम और ले जाने में कार्य W इक्वल टू क्या होता है Q इंटू में करिए V इक्वल टू कितना Q का वैल्यू हो गया 2 इंटू में कर दीजिए कितना 12 इक्वल टू कितना हो गया 24 जूल। आंसर क्या होना चाहिए 24 जूल। चॉइस नंबर कौन सा होगा फर्स्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर लीजिए बच्चों तो नेक्स्ट है कि 1 किलो वाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितना धारा प्रवाह होगा। तो धारा की बात जब भी आती है ना बच्चों तो धारा यानी कह सकते हैं हम लोग आई आई आपको क्या करना निकालना है बच्चे और आई इक्वल टू क्या होता है जरा बताओ आई इक्वल टू हो जाता है बच्चों यानी पी बाय कितना भी और पी जो होता है वो वाट में है वाट में कितना है 1 किलो
का मतलब कितना है बताइए, 220 वोल्ट, यानी 1 किलो का मतलब हो गया बच्चे यहाँ से 1000, और यहाँ पर कितना हो गया 220। अब जरा सोचिए ना, अगर यहाँ पर आप 1000 में भाग कर लेते हैं 2 से 20 से, तो आपका जो आंसर बन के आ जाएगा वो किसके करीब बनेगा, ये बनेगा 4.545, और ये एम्पियर के करीब। अब आप चॉइस देख लीजिए कौन सा है, यानी 4.545 का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 4.55 एम्पियर की बात आती है। 97 नंबर क्वेश्चन की बात अगर की जाए, तो यहाँ पर 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब से 100 वोल्ट के स्रोत को जोड़ा जाए, 100 वोल्ट के। अब यहाँ से आई बराबर फिर से कर लीजिए भी, कितना पी बटा बोलिए कितना वी। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से कर दीजिए भी 2, अब फिर करिए के का मतलब कितना 2000, इसकी बात कर रहे हैं बच्चे, यहाँ से इसको ले लिए हम लोग, तो यहाँ से बन गया 2000 अपॉन में क्या कर दीजिए, यहाँ से 100 कर दीजिए, एक शून्य कैंसल आउट हो गया, कितने एम्पियर की करंट आएगी, नहीं 20 एम्पियर। चॉइस नंबर कौन सा, सी। 98 नंबर की अगर बात कर ली जाए, तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, मतलब अनुमतांक का मतलब हो जाता है जी रेटिंग, क्या मतलब हो गया, यानी रेटिंग। रेटिंग कितना है 220 वोल्ट ओरिजिनल। तो यानी आप सोचिए ना, अब यहाँ से निकाल रहा है कि शक्ति कितनी होगी, पी निकालना है आपको, तो पी निकालना, तो यहाँ से पहले क्या करिए बच्चे, आर निकाल लीजिए। आपके सामने भी इक्वल टू कितना, जरा सोचिए 220 वोल्ट, और यहाँ से पी इक्वल टू कितना है बच्चे, यानी कह सकते हैं इसको कितना 100 वॉट। हम यहाँ से आर निकालते हैं, आर किसके करीब होगा, वी स्क्वायर बाय, और सोचो ना पी बराबर क्या बनता है फॉर्मूला, पी बराबर बनता है वी स्क्वायर बटा आर, और आर अगर निकालेंगे तो ये पी यहाँ नीचे आएगा ना, तो बन जाएगा वी स्क्वायर बटा कितना पी। अब वी स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 220 का अगर हम स्क्वायर कर दें और अपॉन में हम कितना लगा देंगे बच्चे, यानी 100, तो क्या बात बनेगा, यानी ये बन जाता है जी 444 ओम। अब यहाँ पर कह रहा है कि 110 वोल्ट पर कितना बनेगा शक्ति, 110 वोल्ट पर, तब पी बराबर किसके करीब बन जाता है, पी बराबर बन जाता है जी फिर से वी स्क्वायर बटा कितना आर। अब भी कितना है बच्चे 110 वोल्ट। अब यहाँ पर कर दीजिए 110 वोल्ट का क्या स्क्वायर, अब बटा कर दीजिए कितना 484। अब यहाँ पर आप ऐसे करिए 11, 110 गुना बोलिए कितना 110, अब बटा बोलिए कितना 484। 11 और 11 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बात बनने वाला है, तो सोचिए, तो यहाँ से P बराबर जो बनेगा बच्चे 11 गुना 11 121, फिर डबल जीरो ले आइए, अपॉन में बनेगा 484, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कितना, यानी 1 to 1 की बात चल रही है, और डबल जीरो की बात करिए और डिवाइड कर दीजिए कितना, यानी 484 से, तब आपका ये आंसर बन के तैयार हो जाना चाहिए। और कितना बन जाएगा ये अप्रोक्सीमेट, ये बन जाएगा बच्चे 25 के अप्रोक्सीमेट, कितना बन रहा है ये 25, कितना बन रहा है ये 25, तो यहाँ पर डिवाइड करिए, ये बन गया 25 वॉट। आंसर कौन सा बन रहा है, यानी डी चॉइस आपका बन जाएगा 25 वॉट। 99 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करें, 1 किलो वाट घंटा, अभी जस्ट इसको सॉल्व किए थे हम लोग, अभी सॉल्व किए थे 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 1 किलो वाट घंटा में होगा 36 पर 5 जीरो, कितने 36 पर 5 जीरो, कितने को 2 2 4 5, और इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर, कितना बन जाएगा बच्चे, यानी कह सकते हैं 6 जूल। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यानी 100 नंबर, यानी सोचिए इस चैप्टर का 100 क्वेश्चन ले लिया है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, है ना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आई होप आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, 1 HP किसके करीब बन रहा है, 1 HP की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो HP है इसको बोलते हैं हॉर्स पावर, क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। और इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे अश्व शक्ति, क्या बोलेंगे,